कार्यक्रम वागधारा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम साहित्यकारों से मुलाकात करते हैं। कैसे एक कवि समाज में तमाम बातों को महसूस करते हैं, कैसे वो साहित्यकार जितनी भी बातें घटित होती हैं उनको अपनी लेखनी के माध्यम से तमाम पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिर वो विषय चाहे हमारी किसी भी समाज की क्षेत्र से हो सकता है, वो कुरीति हो सकती है, अच्छी बात हो सकती है। तमाम बातें जो हैं किस तरह से वो उजागर करते हैं ये साहित्यकार पर निर्भर करता है और वो पाठकों को सीधी सीधी बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज के इस कार्यक्रम का विषय है लोक संस्कृति व कविता। इस पर हम आज के मेहमान से बातचीत करेंगे। हम आपको बता दें कि आज हमारे मेहमान हैं बृजलाल शर्मा जी, जो कि एक कवि हैं, लेखक हैं, जिनके तमाम लेख जो हैं बहुत सारे समाचार पत्रों में आते हैं। और उन समाचार पत्रों में जब वो अपने विषय देते हैं तो वो विषय तमाम पाठकों तक पहुंचते हैं और वो बहुत उन विषयों को सराहते हैं। आप मूलतः दाड़लाघाट से ताल्लुक़ रखते हैं और एक बागली कवि के रूप में आपकी प्रसिद्धि है। आपने पहले भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी और उसके बाद वर्तमान में अब आप अध्यापक हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये एक लंबा सफ़र आपका रहा है और आज हमारे इस विषय में जैसे कि लोक संस्कृति व कविता है, इस पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद गौतम जी। मैं आपकी चैनल डीडी हिमाचल का आभार व्यक्त करता हूं, जो समय समय पर ये मंच ऐसे लोगों को, ऐसे साहित्यकारों को प्रदान करते हैं जिससे हमारी जो संस्कृति है वो उत्तरोत्तर उसमें वृद्धि होती जा रही है। जी, जहाँ तक विषय की बात है, विषय पर तो हम तमाम बातें करेंगे, लेकिन आपका जो लालन पालन है वो गांव में हुआ, गांव में ही आपकी पढ़ाई हुई। आपने वो गांव की जो भी बातें होती हैं उनको बहुत नज़दीक से समझा है। लेकिन जैसे आप भारतीय सेना में चले गए, फिर उसके बाद आप अध्यापन में आए, तो एक बहुत लंबा सफ़र, यानी आप पहले दूर दूर तक अपनी सेवाएं आपने दी, फिर आप वर्तमान में आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं। तो आपने ये कब महसूस किया कि एक कवि पनप रहा है और मैं कुछ कविताओं में समाज की इन बातों को उकेरना चाहता हूँ? मैं सही बात अगर आपके पास कहूँ जी तो मुझे स्वयं भी कभी ये महसूस नहीं हुआ कि कब वो कवि अंदर का जागा। जी ये स्वतः ही कुछ जो हमारी गांव की खूबसूरती, हमारे खामोश पहाड़ जी और गांव की जो हमारी रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, एक दूसरे के साथ भाईचारा है, वो एक इस तरह से उसने बांध दिया कि स्वतः ही वो शब्द फूटने लग पड़े। जी और उन शब्दों ने जब कविता का रूप लिया और लोगों ने उस चीज़ को सराहा, तो मैं यकीन मानिए आपके, मुझे अब भी नहीं लगता कि मैं एक कवि, क्योंकि बहुत बड़ा एक शब्द है, बहुत बड़ी एक उसके पास शब्दों का भंडार चाहिए। जी मुझे लगता है कि मेरे पास तो अभी बहुत कम वो शब्द हैं, बहुत कम वो छंद हैं। लेकिन जब कुछ लिखता हूँ और लोगों की जब वो प्यार मिलता है तो फिर निरंतर प्रेरणा मिलती है कि मैं कुछ लिखूं, और ये प्रयास मेरा निरंतर जारी है। जी, क्योंकि एक अनुभव के क्षेत्र पे बहुत सारा हमारे पास एक मटेरियल हो जाता है। क्योंकि जैसे आप बाहर रहे, सेवा में रहे, वहाँ भी आपने कुछ अनुभव किया, फिर अब आप यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो यहाँ की बातों को भी आप महसूस करते हैं, तो बहुत एक लंबा अनुभव आपके पास है। लेकिन आपने बहुत जल्द जो है एक बागली कवि के रूप में अपनी प्रसिद्धि पाई है, तो इसका भी हम ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे ये आपने इतने जल्दी ये प्रसिद्धि हासिल की और आपने जो भी रचनाएं लिखी हैं वो सीधे सीधे पाठकों तक चली जाती है और ऐसा महसूस होता है जैसे अपनापन सा लगता है, जैसे घर की बात कोई हो रही है। क्योंकि आपकी जो रचनाएं जैसे ब्याह बनेगा, परड्या, है ना, फैशन, ये इस तरह से आपने तमाम कुछ बातें ऐसी लिखी हैं जो सीधी सीधी पाठकों तक चली जाती है। ये कैसे हुआ? इसका यदि मैं बात करूं जी तो हमारी सबसे जिस विषय को लेकर आज हम यहाँ पे बैठे हैं कि हमारी जो संस्कृति है वो उस संस्कृति के साथ हमारा जुड़ाव, जी उस संस्कृति के साथ हमारी परंपराएं, रीति रिवाज, जी फिर वो जो देव परंपरा है,
हमारे गांव के जो भाईचारा है वो स्वतः ही कुछ एक ऐसा वैसा वातावरण तैयार कर लेता है कि मतलब बिना सोचे ही वो शब्द निकलने शुरू हो जाते हैं। और मैंने भी इस मर्म को समझा कि आज धीरे धीरे हमारा जो हमारा पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जो झुकाव बढ़ रहा है जी। वो कहीं ना कहीं जो हम अपनी माटी से जुड़े, अपनी जड़ें हमारी मजबूत हों, इसके लिए मैंने ये अनुभव किया कि क्यों ना हम इन जड़ों को और ज़्यादा मजबूत करें, क्योंकि जब हमारी जड़ें मजबूत होगी तो हमारा वृक्ष मजबूत होगा। बिल्कुल। इसी कड़ी में मैंने जब थोड़ा अपनी हमारी बागली बोली वहाँ पे चलती है, उस पे उसको छूना शुरू किया तो लोगों का ढेर सारा प्यार मिला और लोगों ने पसंद किया। और फिर धीरे धीरे उन विषयों को जो आज के समय में हमारे समाज में व्याप्त हैं उनको शब्दों में उकेरना शुरू किया। तो लोगों ने वो प्यार भी दिया और बहुत से विषय को मैंने छूने का प्रयास भी किया है और जो हमारे समाज में अच्छी चीज़ें हैं उन्हें उकेरने का प्रयास किया और जो हमारे पहाड़ों की खूबसूरती है उसे भी मैंने शब्दों में उकेरा। और कुछ एक जो विकृतियां हमारे समाज में आ चुकी है नशे के रूप में या फैशन का जो बदलाव है उसके रूप में, या जो युवा पीढ़ी में जो नए फैशन के प्रति या उनके पहनावे के प्रति जो बदलाव आया है उसे जब शब्दों में उकेरा तो बहुत से जो जिन्होंने वो कविताएं सुनी उनके कमेंट आए जी कि तो आपने तो दिल की बात कही, वो उनके दिल तक छू गई। बिल्कुल ऐसा भी तो लगता है ना कि जब आप उनके दिल के विषयों को छूते हैं कहीं ना कहीं हम मन से बाहर इन तमाम बातों को, यानी जो पुराने हमारे बुजुर्ग हैं बड़े, उन्होंने बहुत समय देखा है, उन्होंने पुराना समय भी देखा है, वर्तमान में भी वो कोशिश कर रहे हैं कि युवाओं की बात को सुने। लेकिन जहाँ तक लोक संस्कृति का सवाल है उसके लिए तो वो हमेशा पुष्ट रहते हैं और उसके लिए वो कोशिश भी करते हैं। लेकिन जहाँ इन तमाम बातों को हम बिठाने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं फिर वो जो एक विकृति समाज के अंदर आ रही है वो कहीं ना कहीं घुस जाती है। जैसे आपने एक कविता लिखी है ब्याह बणिगा परड्या, तो वो ज़रूर अपने तमाम हमारे इन दर्शकों को सुनाएं। ये मेरी भी सच में बहुत मन को छू लेती है जब इस कविता का मैं पठन करता हूँ जी। और ये आज की समय की एक ऐसी विकृति है कि शादियों का जो हमारे संस्कृति, हमारी शादियों की एक परंपरा थी। ये दूर दूर तक लोगों को पता था कि जिस घर में शादी होती थी वहाँ पे महीना पहले उसकी तैयारियां शुरू हो जाती थी और अब तो पड़ोस में पता ही नहीं चलता कि कब शादी होगी और कब वो सारा काम निपट गया। तो उसी मर्म को मैंने जब कविता में इन शब्दों को दिया तो मेरी इस कविता का शीर्षक है ब्याह बणिगा परड्या। परड्या मतलब जिसको हम बोलते हैं कि वो दिखावा बन चुका है, मतलब ब्लंडर बन चुका है। ठीक है। ब्यावरा देखो एवे नवा करयाड़ा फिल्मी तामझाम होते बगैर पौंदी नहीं जयमाड़ा। ब्यावरा देखो एवे नवा करयाड़ा फिल्मी तामझाम होते बगैर पौंदी जयमाड़ा। दो पक्षारा रीति रिवाज साथे मिळणारा संस्कार और सोशल मीडिया वे बनाई व्यापार। टीवी सीरियल हल्दी मेहंदी रस्मा भी बनाई थी खास। सुखी दाम्पत्य जीवनोरी दूरों दूर तक दिखने की आस। क्या बात। बढ़िया बढ़िया याद खानेरा आशा सबनी बांधे चढ़ गए पूत 50 किलो लहंगा पड़े की कई घंटे मोकदानी फोटोशूट। हल्दी मेहंदिया के भी अलग अलग स्टेज बनी की हुए तैयार। प्री वेडिंग सूट, थीम पार्टी और गणे पांदे खर्चो आ कई जार। कपड़े, गिफ्ट और ज्वेलरी लगाने का भी बढ़ता चल रहा क्रेज। माए बाप ये तो मजबूरियां दे मुंह मांगा देना पा देज। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनरों के स्टैंडिंग सिस्टमों दे सज रहे स्टॉल। ताम खाने के जो पुइया बैठना पाओ तो सर में की मुंह कर दो लाल। पुरोहित जी पूजा करने के भी गणेश जी भी अपना साथ लेके आवे। पूजर काम निपटाने के बाद लंबी कतार नजर आवे। दारू पार्टिया साथ साथ डीजे नाच भी खूब शोर मचावा। बाजा पार्टी, स्वाग, गिद्दा, सिठनिया ये सामने सब फीका पी जावा। वैदिक ब्यावरे सिस्टम हो रहा आवड़े आवड़े खत्म लगे था उन्हें काम। ब्यावरे 5 साल बाद ही लगे दिसने तेरे परिणाम। बड़े बड़े तामझाम करी की पैसा लुटाने की चली रही है होड़। आम लोग भी मजबूरे लगाने के अंधी दौड़। सनातनों ब्याह दो आत्मा मिलने पवित्र बंधना। इतिहास और वेद पुराणों की तरह बहुत बड़ा महिमा मंडना, इस तरह बहुत बड़ा महिमा मंडना। क्या बात, बहुत बढ़िया। क्योंकि आपने बहुत नज़दीक से इन चीज़ों को देखा है। जहाँ तक ग्रामीण क्षेत्र की बात है वहाँ तो हमारी जो लोक परंपराएं हैं उनमें ही हम रचे बसे हैं और शायद उसी से हम पोषित और पलवी भी होते हैं। जहाँ तक एक पहाड़ी कवि के रूप में आपने अपनी एक पहचान बनाई है, तो आप आज के विषय में जैसे लोक संस्कृति की बात हम कर रहे हैं, उस पर कविताओं की बात हम करेंगे, तो लोक संस्कृति को आप अपने शब्दों में कैसे परिभाषित करेंगे?
लोक संस्कृति यदि मैं शब्दों में इसे परिभाषित करना चाहूँगा तो मेरे शब्द भी कम पड़ जाएंगे, लेकिन साधारण शब्दों में अगर हमें जनमानस तक अगर लोक संस्कृति की बात को पहुंचाना है जी। तो ये हमारी जो रीति रिवाज हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारे जो संस्कार हैं, हमारे खेतों की जो माटी की खुशबू है, पहाड़ों की जो खामोशी है, जी। वो सारी खूबसूरती हमारी संस्कृति में दिखती है। संस्कृति का को समझने से पहले हमें दो चीज़ इसके साथ और जुड़ी हैं मूलतः, जो हमारी लोक सभ्यता जी। और दूसरी है लोक परंपरा। जी। तो ये कहीं ना कहीं इन सब के साथ जुड़ करके लोक संस्कृति का जो कार्यक्रम है आगे बढ़ता है। जी। लोक साहित्य भी एक ऐसा है जो अभिव्यक्ति करता है लोक संस्कृति की। लोक संस्कृति मौन है। लोक संस्कृति अगर हम ये समझे कि एक पेड़ है तो उसमें जो फूल पत्तियां और उसके जो फल हैं वो लोक साहित्य है, वो उसे अभिव्यक्त कर रहे हैं, उसकी खूबसूरती को दिखा रहे हैं। बिल्कुल। और अब जहाँ तक विषय की बात है, हम लोक संस्कृति को कविता से कैसे जोड़ें, कैसे ये आपस में जो है एक दूसरे की पूरक बन जाती हैं, लोक संस्कृति और कविता? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपका। लोक संस्कृति मैंने जैसे आपसे कहा ये मौन है। जी। ये स्वयं में कुछ नहीं कहती। हम अगर आज से पहले का इतिहास देखें तो बहुत बड़ी ऐसी सभ्यताएं हैं जो आज विलुप्त हो चुकी हैं। आज आप रोम की सभ्यता, यूनान की सभ्यता, उत्तरी अमेरिका की सभ्यता, उन सब चीज़ों को देखें तो आज वो विलुप्त हो चुकी हैं। और उसका कारण क्या रहा कि हम उनकी जड़ें जब कमज़ोर पड़ गई तो वो जो वृक्ष था वो उनका सूखने लग पड़ा। और जिस क्षेत्र की, जिस देश की, जिस सभ्यता की ये जो लोक संस्कृति है ये मजबूत होती है, पुष्ट होती है, उसका जो आज देखो आपकी वर्तमान में भी हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है वो पूरे विश्व में इसकी अलग पहचान है, जिसने अपनी पहचान बनाई है। यद्यपि मध्यकालीन समय में अगर देखें हम तो जो हमारे यहाँ पे आक्रांता आए, मुगल शासक आए, उन्होंने प्रयास किया। वो तो हमारी संस्कृति में ही इतनी खूबसूरती थी कि वो उसके साथ मिल गए। कुछ उन्होंने हमारे से लिया, कुछ वो हमारे से लेके गए, कुछ हम उनको दे के चले गए। लेकिन हमारी जो ये संस्कृति है ये और ज़्यादा इसमें निरंतर विकास हुआ है, निरंतर इसमें वृद्धि हुई है। और इसको अभिव्यक्त करने का जो कार्य करता है वो करता है हमारी कहानियाँ, कविताएं, नृत्य, नाटी, ये सभी चीज़ें इसको पोषित करती है, उसको अभिव्यक्त करती हैं। तो कविता भी हमारी संस्कृति को कहीं ना कहीं प्रकट करने का कार्य करती है। जी। और ऐसा कहा भी जाता है, विचारकों का ऐसा कहना है कि जहाँ हमारी लोक संस्कृति खत्म हो जाती है वहीं हम फिर से परतंत्र हो जाते हैं। यानी जो आपने बात पहले कही कि विदेशी जो आक्रांता हैं वो हम पर हावी हो जाते हैं, यानी जो हमारी एकता है वो खत्म हो जाती है। हम इस लोक संस्कृति से एक हो जाते हैं, अपने रीति रिवाजों के हिसाब से जो है हम सबसे आगे रहते हैं। लेकिन जहाँ ये रीति रिवाज, लोक संस्कृति, हमारी ये तमाम विधाएं ख़त्म हो जाती हैं, वहाँ हम किसी दूसरे के हाथ में आ जाते हैं। अब क्यों ना एक और कविता आपकी सुन लें, क्योंकि आपने बहुत सारी कविताएं जो हैं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने पाठकों तक पहुँचाई हैं और वो बहुत सराहना भी करते हैं, महसूस भी करते हैं कि वाकई इन कविताओं में अपनापन है। तो अब कौन सी कविता आप सुनाने वाले हैं? मैं क्योंकि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश सरकार में जी शिक्षक के पद पे सेवारत हूँ जी। और शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार के बदलाव आए, हम आपका जो समय था वो किस तरह का था, और वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में कितना बड़ा एक परिवर्तन आया है जी। आज हमारे जो सरकारी स्कूल हैं उनकी यदि हम देखें तो वो हमारे जो दूसरे कॉन्वेंट स्कूल है आज उनके साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर उनका मुकाबला करने के लिए तैयार जी। तो इसी पे मेरी एक कविता जिसका शीर्षक है जी हिमाचल में शिक्षा की नई उड़ान। शिक्षा में अब हिमाचल ने एक ऊंची उड़ी उड़ान जी। पंचम स्थल पर पहुंचकर एक नई बनाई पहचान। क्या पहुंचेंगे अब शीर्ष पर, हमने ले लिया है ठान, होगा कीर्तिमान स्थापित, यह करते हैं अभिमान। जी। पूर्व प्राथमिक का स्कूलों में हुआ सफल अभियान, जी। बुनियादी शिक्षा की इस पहल से बढ़ा और रुझान। बच्चों को पुस्तकें, वर्दी, फल और पौष्टिक मिले पकवान, प्रशिक्षित अध्यापक की मेहनत से बच्चे नहीं अनजान। जी। डिजिटल शिक्षा का बच्चों को मिल रहा है ज्ञान, विद्यालय भी हुए सुसज्जित और बच्चे भी हुए सुजान। जी। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा की अब
राह हुई आसान, नई तकनीकों का स्मार्ट क्लासरूम में पहुंच रहा सामान। जी। पुस्तकालयों में बच्चे अब ले रहे नित ज्ञान, स्वास्थ्य स्वच्छता की सुविधाएं अब चढ़ रही परवान। क्या? सेमिनारों में नई शिक्षण विधियों का मिल रहा प्रशिक्षण, सहज सरल और रोचक ढंग से छात्र ले रहे शिक्षण। जी। पढ़ने के साथ साथ बच्चों का अब खेलों में बड़ा रुझान, मानसिक और शारीरिक फिटनेस को पहुंच रहे मैदान। कदम ताल की धुन पर चलकर मिल रहा अनुशासन, हो रहा बच्चों का विकास सुनिश्चित और बने गुणवान। अध्यापक और अभिभावक संग होती अक्सर चर्चा, क्या? गुणात्मक शिक्षा से बने संस्कार और बिन कोई किए खर्चा। शिक्षा में अब हिमाचल ने ऊंची उड़ी उड़ान, पंचम स्थल पर पहुंचकर नई बनाई पहचान। जी। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में हमारे हिमाचल प्रदेश ने 5वां स्थान हासिल किया है। जी। और ये प्रयास सरकार के और हमारे समाज के और हमारी जागरूकता के कारण ही ये सब संभव हो पाया है। जी, ऐसा जो एक अनुभव है एक शिक्षक के रूप में आपका रहता है, आपने शिक्षा की बात की, लेकिन जिस आप विद्यालय में हैं जहाँ से एक शुरुआत होती है बच्चे की और वो तमाम बातों को अनुभव करने लगता है और धीरे धीरे जो सामाजिक विकृतियां हैं उसको घेरने लगती हैं और जब वो इन विकृतियों में फंसने लगता है तो फिर वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। जैसे कि आप वर्तमान काल में भी देखिए कि नशे के लिए कितने तरह के जो है कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं कि जिसके माध्यम से इससे युवाओं को दूर किया जाए, लेकिन जो विसंगतियां हैं, जो विकृतियां हैं, वो समाज को कहीं ना कहीं खोखला करती है। लेकिन आपकी जो कविता इस पर भी है जो कि तमाम युवाओं को एक संदेश देती है और हर आदमी को जागरूक करती है कि हमें नशे से दूर रहना है और औरों के लिए एक संदेश के रूप में और औरों के लिए एक सबक के रूप में बनना है ताकि इस बीमारी से सभी दूर रहें। देखिए, वर्तमान में अगर मैं अपनी नज़र से देखूं तो बहुत बड़ी चुनौती आज हमारे सामने, हमारे समाज के सामने, हमारी युवा पीढ़ी के सामने नशा है। जी। ये नशा किस कदर हमारी जड़ों को कमज़ोर कर रहा है। आज कोई बच्चा, कोई परिवार इससे अछूता नहीं। जी। और इसका कारण कुछ भी हो, लेकिन हम लोग इसके लिए प्रयास क्या करें, किस प्रकार सजग रहें अपने बच्चों के प्रति। आज कोई छोटे से छोटा बच्चा भी उस प्रभाव में आ ही जाता है। वो प्रभाव सोशल मीडिया से, वो प्रभाव हमारे आसपास से, वो प्रभाव हमारे शायद पैसों के ज़्यादा फ्लो से, किसी न किसी कारण से वो बढ़ रहा है। और माँ बाप के सामने आज तो चुनौती इतनी बड़ी है कि वो कहते हैं कि भाई नशे से बच्चा बच जाए, पढ़ाई कम भी करे, लेकिन वो उस जंजाल में ना फंसे। और इसी मर्म को मैंने जब देखा, मैंने तो अपने आसपास भी देखा कि बहुत से ऐसे युवा बच्चे जो बहुत छोटी उम्र में ही इस खासकर आज के समय का जो सबसे बड़ा खतरनाक नशा वो चिट्टा है। जी। तो उन्होंने अपना जीवन गंवा दिया इस चिट्टे के कारण ही। और इस पे मैंने कुछ पंक्तियां भी लिखी। और ये बहुत बड़ी एक हमारे लिए चुनौती भी है जिससे हमने निपटना है। और ये मेरी जो कविता है इसका शीर्षक है नशा बन गई बड़ी बीमारी। जी। चिट्टेरा नशा आज बन गई बड़ी बीमारी, एड़ा ये नशा पड़ेगा समाजों पांदे भारी। पंजाबों ते आया था उड़दा ये नशा, हिमाचल और छोटू वारी बन गई दशा। जेती ओए कारखाने या फैक्ट्री रे कारोबार, चिट्टेरा नशा तेती लो अपने पैर पसार। अकाल मृत्यु रा बन गए नासूर, जवान बच्चे हुई खराब केस राय कसूर। जी। करे करे गांव गांव फैल गई ये खबर, पट्टिया इन्हें चिट्टे नास ना रही कोई डगर। बच्चे और नौजवान सब हुई गए चिट्टेरा शिकार, दुखी हुई गए माए बाप जीवते जुए पड़ गई मार। छुड़ाई तिया पढ़ाइया गलत संगति ते फसाया, चिट्टे चक्रा दे अपना जीवन गवाया। लगी पहली डोज फिर लगे अड़ा चस्का, फिर हुई ओवरडोज आया मोतीरा फसका। माँ बूढ़े रोई चिल्लाई की करो ये पुकार, नशे रे इना सौदागरा पांदे ओ खुली डांग मार। आओ से मिली जुली की अलख जगाइए, चिट्टे रे खूनी नशेरा खात्मा कराइए, चिट्टे रे खूनी नशेरा खात्मा कराइए। जी। तो इस तरह से ये हमारे जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। जी। आज के इस बदलते परिवेश में लोक संस्कृति का संरक्षण करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं कि कैसे इस लोक संस्कृति का संरक्षण हो, कैसे हमारी जो विधाएं हैं वो और पुष्ट हो और उससे जो है युवाओं का एक संबंध बने? मैं तो ये कहूँगा कि हमारी जो युवा पीढ़ी है जी। ये जहाँ तक हमने संस्कृति की बात की,
इसको किताबों में पढ़ा पाना मुश्किल है, असंभव है। जी ये हमें एक विरासत के रूप में हमारे बड़े बुजुर्गों ने विरासत हमें दी, और हमें ये विरासत अपनी अगली पीढ़ी को देनी। जी ये कितनी अच्छे ढंग से हम उनको ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे, किस प्रकार से उनको इस लेगेसी को दे पाएंगे, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और यही जब हम आधुनिकता से जुड़े, हमें अच्छी अंग्रेजी बोल पाएं, आज के समय में ज़रूरत है। यदि हमें नौकरी करनी होगी तो हमारे को अच्छा हमारा धारा प्रवाह अंग्रेजी में होना चाहिए। लेकिन हम अपनी जड़ों को कमज़ोर करके फिर अगर हम कोई दूसरा भाषा को सीख रहे हैं, दूसरी किसी सभ्यता को सीख रहे हैं, तो वो मुझे नहीं लगता कि वो सही बात है। आज की युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं मैंने पहले भी कहा कि वो पश्चिमी सभ्यता के प्रति उनका रुझान बढ़ गया, और कहीं ना कहीं फिर हमारी जो अपनी जो जड़ें थी वो कमज़ोर हुई। कहीं ना कहीं हमने इसे निम्न समझ लिया अपनी संस्कृति को। आज भी आवश्यकता है, और मैं तो धन्यवाद करता हूँ आपके डीडी हिमाचल का कि वो समय समय पर जागरूक कर रहे हैं। आज हमारे दर्शक जब परिवार के साथ बैठे हैं तो तीनों पीढ़ियां बैठी होंगी, दादा, उनके बेटा, फिर उनके आगे बच्चे, तो वो इस प्रकार से पीढ़ी से पीढ़ी को ये हस्तांतरित हम कर रहे हैं। तो एक अच्छी स्वच्छ परंपरा उनको अगर जाएगी, स्वच्छ जो उनको संस्कृति उनके लिए जाएगी, तो निश्चित रूप से हमारा जो संस्कृति है पुष्ट भी होगी, और इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि भी होगी, और नए आयाम भी हम स्थापित कर पाएंगे। जी जी। अब जहाँ तक आपने इन लोक संस्कृति की बात की, इसके मूल तत्वों की बात भी हम करेंगे, लेकिन आपने ये तय किया कि आप अपनी जो लोक भाषा है उसमें ही लिखेंगे, और उसमें आपने एक अच्छा अपना नाम बनाया। क्या जब आप इस तरह का आपने निर्णय लिया तो उस वक्त ऐसा कुछ आपके जहन में नहीं आया कि इससे तो मेरा क्षेत्र सीमित हो जाएगा, मैं सिर्फ अपने जो लोग इस भाषा को समझते हैं उस तक ही ये बात जाएगी, ऐसा आपके मन में नहीं बात आई? निश्चित रूप से शुरू में ये डर जरूर बना रहा कि मेरी जो मैं अगर बागली बोली की बात करूं तो उसका क्षेत्र तो सीमित है। मेरे जो सराउंडिंग है, मेरा जो बागल रियासत है, खाली वहाँ तक इसका क्षेत्र रह पाएगा। जी। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, जब उस बोली को सुनने के लिए मैंने अपने फेसबुक अकाउंट में देखता हूँ तो कई बार उसके फॉरेन से भी उनके व्यूज़ आ रहे हैं। ये बोली हमारी अभिव्यक्ति किस प्रकार से प्रभावित करती है, ये क्योंकि हमारी बोलियां एक दूसरे के साथ हल्की फुल्की उसमें बदलाव रहते हैं, वो हर 5-4 किलोमीटर बाद उसमें बदलाव आ जाते हैं, लेकिन हालांकि हम समझ सब पाते हैं। और जब मैंने ये शुरू किया तो मुझे शुरू में जो मेरा डर था वो मेरा विश्वास में बदल गया कि नहीं, अगर हम अपनी माटी से जुड़ेंगे, माँ माटी और हमारी जो माँ बोली है उसको तो हृदय तक छू जाती है। किसी भी मर्म को अगर मैंने अभिव्यक्त करना है और उसको मैं अपनी बोली में अभिव्यक्त करूँगा तो जो जिसको करूँगा वो बिल्कुल उसके दिल को छू जाती है। जी, ये हमारी इस बोली की खूबसूरती, ये हमारी इस माटी की खूबसूरती, ये हमारे इस पहाड़ों की जो संस्कृति, इसकी खूबसूरती। जी। अब आपकी अपनी भाषा में लिखी कविता फैशनों कमाल अगर आप ये सुना दें तो शायद फिर एक बार से युवाओं के लिए एक और चेतना हो जाएगी, क्योंकि तमाम जो है युवा भी इसको पसंद कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो अगर उनकी बात की जा रही है तो वो इससे दूर हैं, लेकिन यही है कि हम कितना इन बातों को आत्मसात करते हैं, ये हम पर निर्भर करता है। फैशन का दौर, अगर मैं गौतम जी आपसे बात करूं जी, तो आज भी अगर हम किसी सड़क पे या किसी मॉल पे जाएं तो वो झलक हमें देखने को मिल जाती है, और कई बारी तो ऑकवर्ड भी फील होता है कि किस कदर हमारी जो युवा पीढ़ी है वो नशे फैशन में जो है वो अपने आप को उन्होंने बदल लिया। और ये स्वाभाविक है, जब हम लोगों का समय था तो उस समय भी फैशन तो समय के साथ साथ चल रहा है निरंतर, और वो ये जरूरी है कि ये स्वाभाविक है कि पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें बदलाव जब आते हैं तो हमारे को हम उसे अडॉप्ट करने में थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन वो किस कदर हावी है ये एक कटाक्ष के रूप में भी मैं इस कविता के माध्यम से पेश कर रहा हूँ। और कविता है फैशनों रा कमाल। जी, फैशनों रा देखो बड़ा कमाल, ये बदलता रवा सालों रे साल, सड़का तले की शॉपिंग मॉल, चौंक नारे ने मचाई धमाल। जी, छोटू लगे बनाने बाड़, छोटिया लगी कटवाने बाड़, रंगी की ना सुनहरे लाल, देखने के लोग बड़े बेमिसाल, छोटिया पहन लगी ऊंची ईल, छोटे कदरता की इना ओ नहीं फील, नाचते गांदे थक दिया नहीं हो, बनाई की कोई नवी तो नवी रील, दाढ़ी राखनी सिगरेट सुलगानी और बुलटोरी जब करनी सवारी,
माए बूढ़े री एक नहीं सुननी, गर्लफ्रेंड ने तेरे साथे घुमानी। छोटी वाला फैशन भी बड़ा कमाल, फटिए जीवन साथे खुले बाल, पिछले जेबा रखो ये मोबाइल और संभाल, और पॉप म्यूजिक को बांधी नाखे आई जावा ताल। पुराने पजामे भी करती कमाल, प्लाजो बनी के मचाई धमाल। ये देखी कि आस्या रुमाल, ये बुके देखे उस फैशन वाला कमाल। लक्को बांधे छोटू वाले टिकदी नहीं जीन, हर कदी कर दो ये मोटा सीन। पढ़ाई और कर रहे काम का छाड़ी की, सोशल मीडिया बांध रहो यो लीन। चाउमीन मोमो साथे पिपलिया तेज, चाइनीज फूड भी बड़ी का क्रेज। क्यों दूध और साग सब्जियां अरा लगे करने यो बे बड़ा परहेज। धोती कुर्ता कमीज पजामा पहनी के समझो आपको के गरीब सुदामा, जीन टी शर्ट पहनी की हो करना चाहो कोई नया कारनामा। देखा दिखे दे सबने रिवाल, बड़ी टेढ़ी है ते फैशनरी चाल। अपने कर रखे तुसे आपू ख्याल, अगर तुसे अपने माए बारे सच्चे लाल। विज्ञापनों राय सारा कुमाल, कोई नहीं पूछ सकता इन्हें ते सवाल। इन्हें एक्टर एक्टर से साजिदा दा बथेरा माल, तुसे रखना अपना आपू ख्याल। फैशन और देखो ये बड़ा कमाल, ये बदलता रहा सालों साल। सड़का तले की शॉपिंग मॉल, चौंक नारे ने मचाई धमाल। बहुत खूब, आपने समाज की जो तमाम बातें हैं वो अपनी कविताओं में उकेरने की कोशिश की है, और ये आपकी कविताएं कहीं ना कहीं परिवर्तन लाती हैं। और आज के इस कार्यक्रम में आप पहुँचे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कार्यक्रम वागधारा में आज हमने बृजलाल शर्मा जी की कविताओं को सुना, उनके विचारों को सुना। अगले कार्यक्रम में आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। शर्मा जी।